नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, इंग्लिश से दोस्तों आज हम रिवीजन क्लास 9 जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो क्लासेज है उनको आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला है दोस्तों, इन व्हिच ईयर वाज शेक्सपियर सोनेट्स पब्लिश्ड। यानी कि आपको बताना है शेक्सपियर सोनेट्स कब पब्लिश हुए थे। ऑप्शन देखिए 1594, 1609, 1616 या फिर 1593। तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1609। ठीक है, 1609 में जो है शेक्सपियर सोनेट्स पब्लिश हुए थे। और किसके द्वारा दोस्तों शेक्सपियर सोनेट पब्लिश कराए गए थे, नाम याद रखेंगे, थॉमस थॉप। ठीक है, थॉमस थॉप, THROPE। ठीक है, नाम याद रखेंगे। क्लियर है। बाकी शेक्सपियर की जो है वर्क्स पूछे जाते हैं तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं इनमें पूछा जाता है दोस्तों वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस दोस्तों कब आया था, ये आया था दोस्तों 1593 में। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, पूछा जाता है कई बार। ये दोस्तों एक क्या है, नैरेटिव पोएम है। ठीक है, क्या है, नैरेटिव। ठीक है, नैरेटिव पोएम। क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों पूछा जाता है आपको द रेप ऑफ ल्यूक्रिस। ठीक है, ये भी इनका एक नैरेटिव पोएम है, 1594 में आया था। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। मैंने आपको विलियम शेक्सपियर के सारे वर्क्स बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। आपको बताना है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसे कहा जाता है, हेनरी फील्डिंग, जॉफ्री चौसर, थॉमस स्विट या फिर विलियम टंडेल। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको बताना है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों आपको जॉन वाइक्लिफ नेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, विलियम टंडेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा, विलियम टंडेल। यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिखाई देता है तो आप आंसर करेंगे जॉन वाइक्लिफ। ठीक है, दोनों में एक आपके ऑप्शन में होगा, जॉन वाइक्लिफ। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन्स। चलिए आंसर कीजिए, व्हाट डज दीज लाइन्स अपीयर, हैमलेट, किंग लियर, द टेम्पेस्ट या फिर ओथेलो। आपको बताना है गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन्स, यानी कि जो अच्छी माताएं हैं उन्होंने ही जो है दोस्तों बुरे बच्चों को जन्म दिया है। तो ये लाइन्स कहाँ देखने को मिलती हैं आपको, हैमलेट में, किंग लियर में, टेम्पेस्ट में या फिर ओथेलो में। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, द टेम्पेस्ट। ठीक है, द टेम्पेस्ट में है दोस्तों ये लाइन्स, हु वॉर्म्स हैव, गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन्स। तो ये किसने कही है दोस्तों, टेम्पेस्ट में ये लाइन है, आपको पूछा जा सकता है। ये लाइन्स कही हैं दोस्तों मिरिंडा के द्वारा। ठीक है, मिरिंडा कैरेक्टर है, आप सभी ने पढ़ा होगा टेम्पेस्ट, तो मिरिंडा का स्टेटमेंट है दोस्तों ये। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। मिरिंडा जो है आप जानती हैं ये प्रोस्पेरो की बेटी थी दोस्तों। ठीक है, पढ़ा होगा आपने टेम्पेस्ट में। तो इनके कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द टेम्पेस्ट जो है दोस्तों एक क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है। क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों, व्हेन डिड द जैकोबियन पीरियड स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, आपको बताना है जैकोबियन पीरियड कब से कब तक माना जाता है। ऑप्शन देखिए 1500 टू 1660, 1500 1558 टू 1603 या फिर 1603 से 1625 या 1625 से लेकर 1649। तो मैंने बता रखा है आपको जैकोबियन पीरियड कब से कब तक माना जाता है। ये माना जाता है दोस्तों 1603 से लेकर 1625 तक।
ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पहला तो आपको एलिजाबेथन एज पूछ लिया जाता है, ठीक है। कैरोलाइन एज पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैकोबियन पीरियड जो है आपका 1603 से 1625 तक दोस्तों माना जाता है, ठीक। बात करें एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथन एज की, ठीक है। एलिजाबेथन एज कब से कब तक माना जाता है? एलिजाबेथन एज पूछा जा सकता है आपको। ये माना जाता है दोस्तों 1558 से लेकर 1603 तक, ठीक है। यानी कि 1558 से लेकर 1603 तक माना जाता है एलिजाबेथन एज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके साथ ही साथ आपको जो है कैरोलाइन एज भी याद रखना है। कैरोलाइन पीरियड या कैरोलाइन एज कब से कब तक माना जाता है? CAROLINE, ठीक है। कैरोलाइन पीरियड या कैरोलाइन एज कब से कब तक माना जाता है, इसको ये भी ध्यान रखेंगे। 1625 से लेकर यानी कि 1625 से आपका 1649 तक माना जाता है कैरोलाइन पीरियड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों, व्हेन डिड द न्यू क्लासिकल पीरियड्स स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। आपको बताना है न्यू क्लासिकल पीरियड कब से कब तक माना जाता है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा। 1660 से लेकर 1798 तक, या फिर 1660 से 1700, या फिर 1700 से 1745, या फिर 1745 से लेकर 1798। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, बताइए। 5 का न्यू क्लासिकल पीरियड जो है कब से कब तक माना जाता है? 1660 से लेकर कब तक माना जाता है? 1798 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है? साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाता है रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है, कई बार पूछा है। मैं पिछली रिवीजन क्लास में भी आपको बताया था। रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड माना जाता है दोस्तों 1660 से लेकर आपका 1660 से 1700 तक माना जाता है रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये इस प्रकार से दोस्तों पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा अगस्टन एज कब से कब तक माना जाता है, ठीक है, ठीक है, अगस्टन एज, ठीक है। चलिए बताइए अगस्टन एज कब से कब तक माना जाता है? अगस्टन एज तो ये माना जाता है दोस्तों 1700 से लेकर यानी कि 1700 से लेकर आपका 1745 तक माना जाता है आपका अगस्टाइन एज, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज द लास्ट पोएट ऑफ द रेनेसा। आपको लास्ट पोएट बताना है रेनेसा पीरियड का। ऑप्शन देखिए, जॉफ्री चौसर, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, हु वॉज द लास्ट पोएट ऑफ द रेनेसा। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों जॉन मिल्टन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट पोएट ऑफ रेनेसा जॉन मिल्टन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्क जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन देखिए, अर्ली स्प्रिंग, द रूइंड कॉटेज, गिल्ट एंड सॉरो, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए आंसर कीजिए 7 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं लिखा है? अर्ली स्प्रिंग जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है। द रूइंड कॉटेज भी है, ठीक है, गिल्ट एंड सॉरो भी है, ठीक है, लेकिन टू विलियम वर्ड्सवर्थ ये नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। टू विलियम वर्ड्सवर्थ किसने लिखा है दोस्तों? ये लिखा है, किसने लिखा है? सैमुअल टेलर कॉल्डिस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, एस.टी. कॉल्डिस, ठीक है, एस.टी. कॉल्डिस, ठीक है। एस.टी. कॉल्डिस के बारे में मैंने आपको बताया है, सैमुअल टेलर कॉल्डिस के बारे में, ठीक है। ये रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक हैं दोस्तों एस.टी. कॉल्डिस, और साथ ही साथ इनका
जो जन्म है पूछा जाता है, तो एस टी कॉर्लिस का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1772 में इनका जन्म हुआ था। और डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई थी दोस्तों 1834 में। ठीक है, ये भी साथ में ध्यान में रखेंगे आप। और इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो मैंने आपको सारे बताए रखे हैं। द राइम ऑफ द अनसेंट मरीनर, कुबला खान, क्रिस्टाबेल, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, डिजेक्शन एंड ओड, ठीक है, फियर्स इन सॉलिट्यूड, ठीक है, द वॉचमैन, ठीक है, एक इनका वर्क है द वॉचमैन। दी वॉचमैन जो है ये किसका वर्क है आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये वर्क है दोस्तों सैमुअल टेलर कॉल्डिस का। ये आया था आपका 1796 में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, मैरी आर्डन इज द मदर ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर। मैरी आर्डन आप सभी जानते हैं इज द मदर ऑफ, क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर विलियम शेक्सपियर। यानी कि विलियम शेक्सपियर की मदर का नाम क्या था, मैरी आर्डन था दोस्तों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, साथ ही साथ विलियम शेक्सपियर से दोस्तों आपको पूछे जाते हैं, इनकी ट्रेजेडीज पूछी जाती हैं और कॉमेडीज पूछी जाती हैं। ठीक है, और इनकी जो हिस्ट्रीज हैं इनकी, ठीक है, इनकी जो हिस्ट्रीज हैं इनकी वो भी पूछा जाता है, हिस्ट्री वर्क इनका। ठीक है, तो ट्रेजेडीज मैंने आपको बता रखी है, इनकी ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं। हैमलेट हो गया, ठीक है, हैमलेट, ठीक है, हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, किंग लियर, और कौन से बताइए, मैकबेथ हो गया, ठीक है, मैकबेथ, एंड रोमियो एंड जूलियट हो गया, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। और कौन कौन से हैं विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज, जूलियस सीजर हो गया, ठीक है, जूलियस सीजर, CAESAR, जूलियस सीजर, ठीक है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा हो गया, ठीक है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा। तो ये सारे इनके क्या हैं, ट्रेजेडीज हैं, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी कॉमेडीज़ की बात करें तो इनके जो कॉमेडीज़ हैं विलियम शेक्सपियर की, तो कॉमेडीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे आपका एज यू लाइक इट हो गया, ठीक है, एज यू लाइक इट, ठीक है, एज यू लाइक इट क्या है, कॉमेडी है, ठीक है, 12th नाइट हो गया, TWELFTS, 12th नाइट, ठीक है, 12th नाइट। साथ ही साथ आपको याद रखना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम हो गया, ठीक है, ये भी आपका कॉमेडी है। मच एडू अबाउट नथिंग, ये भी इनका कॉमेडी है, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक, बाकी इनकी हिस्टोरीज की बात करें तो रिचर्ड III, ठीक है, इनकी जो हिस्ट्री प्ले हैं कौन कौन से हैं, आपका रिचर्ड हो गया, ठीक है, ठीक है, रिचर्ड III, ठीक है, हेनरी हो गया, हेनरी IV, ठीक है, और कौन कौन से, रिचर्ड II हो गया, ठीक है, और हेनरी जो है आपका 5 हो गया। ठीक, तो ये इनकी क्या है, हिस्टोरीज हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे दोस्तों। 9 है, हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। चलिए आंसर कीजिए, स्प्रंग रिदम टर्म का जो है किसने इन्वेंट किया था इसको। ऑप्शन देखिए, जेम हॉपकिंस, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ या फिर TS एलियट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्प्रंग रिदम जो है, इस टर्म को जो है दोस्तों कॉइन किया था या इन्वेंट किया था, किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हॉपकिंस। ठीक है, जेम हॉपकिंस ने दोस्तों स्प्रंग रिदम टर्म का इन्वेंट किया था। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, एक पोइटिक मीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, एक पोइटिक मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हु सेड
यहाँ पर आपको आंसर करना है किसने कहा है। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। तो किसने कहा है, पीवी शैली, मैथ्यू अर्नोल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर नन ऑफ दीज। यानी कि उन्होंने हमें प्रकृति की शीतल और फूलों भरी गोद में वैसे ही लिटा दिया जैसे हम जन्म के समय लेटे थे। तो दोस्तों ये आपने पढ़ाई है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यहाँ पर 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। यानी कि उन्होंने हमें प्रकृति की शीतल और फूलों भरी गोद में वैसे ही लिटा दिया जैसे हम जन्म के समय लेटे थे। ठीक है, दीज लाइन फ्रॉम द पोएम मेमोरियल वर्सेस। ठीक है, मेमोरियल वर्सेस से दोस्तों ये लाइन से ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपको। मेमोरियल वर्सेस किसका वर्क है, मेमोरियल वर्सेस, ये मैथ्यू अर्नोल्ड का है, मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है। और ये कब आया था इनका, ये आया था दोस्तों इनका 1850 में। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे ये लाइंस जो हैं कहाँ से हैं और किसने दोस्तों ये किसने लिखी है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक, साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो ये वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड का मेमोरियल वर्सेस, ये किसको ट्रिब्यूट है, ये पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, किसको ट्रिब्यूट है, ठीक है, किसको ट्रिब्यूट है, यानी कि किसको श्रद्धांजलि देने के लिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था ये पोएम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर है, पूछ लिया जाएगा आपका मेमोरियल वर्सेस जो है आपका ये पोएम जो है किसको ट्रिब्यूट है। ठीक है, दिस पोएम इज ट्रिब्यूट टू द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे दोस्तों। 11 है, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ मेड फर्स्ट टूर ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है फर्स्ट टूर किया था स्कॉटलैंड का, कब किया था, 1793, 1798, 1802 या फिर 1803। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 11 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1803। यानी स्कॉटलैंड की यात्रा जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कब की थी, 1803 में की थी। किसके साथ की थी, डोरोथी के साथ की थी। ठीक है, डोरोथी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, लव इज ए फैमिलियर, लव इज ए डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव। ये लाइंस दोस्तों कहाँ से हैं आपको पूछा गया है, ओथेलो और विंटर्स टेल, एंटोनियन क्लोपेट्रा या फिर लव्स लेवर्स लॉस्ट। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा 12 का। लव इज ए फैमिलियर, लव इज ए डेविल, दीज इज नो एवल एंजल बट लव। यानी कि प्रेम एक परिचित दुष्ट आत्मा है, प्रेम एक शैतान है, प्रेम के अलावा कोई और दुष्ट फरिश्ता नहीं। तो दोस्तों ये कहाँ देखने को मिलती हैं लाइंस, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 12 का, क्या हो जाएगा, लव्स लेवर्स लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह पंक्ति दर्शाती है कि प्रेम जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक और पागलपन से भरा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ बैंकोस सन इन द प्ले मैकबेथ। आपको बताना है नेम ऑफ द बैंकोस सन इन द प्ले मैकबेथ। यानी कि बैंको का जो सन था, जो लड़का था, उसका नाम क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला देखिए, फ्लिंस, थॉमस, सीवॉट या फिर नन ऑफ दीज। चलिए बताइए, मैकबेथ में आपने देखा होगा बैंको, तो बैंको का लड़का कौन था मैकबेथ में, बताइए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 13 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का, क्या हो जाएगा, फ्लिंस।
ठीक है। फ्लिंस याद रखेंगे, बैंको का जो सन था, जो लड़का था बैंको का, वो क्या, उसका नाम क्या था, फ्लिंस था। ठीक है, फ्लिंस। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला देखिए 14 नंबर आंसर करना है। द ओथ ऑफ ए लवर इज नो स्ट्रॉन्गर देन द वर्ड ऑफ ए टेस्टर। ये लाइन्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं दोस्तों? मैकबेथ, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, या फिर नन ऑफ दीज। द ओथ ऑफ ए लवर इज नो स्ट्रॉन्गर देन द वर्ड ऑफ ए टेस्टर। यानी कि प्रेमी की कसम पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वह शराब परोसने वाले के वादे जितनी ही झूठी और अस्थायी होती है। तो किसने कहा है दोस्तों ये, और ये लाइंस कहाँ देखने को मिलती हैं? तो 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एज यू लाइक इट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि प्रेमी की शपथ जो है, ओथ मीन्स क्या होता है, शपथ। ठीक है, यानी कि प्रेमी की शपथ शराब परोसने वाले टैप्स्टर के वादे से ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। वे दोनों ही जो हैं गलत हिसाब किताब को सही ठहराने वाले झूठे हैं। ठीक है, दिस कोट कम्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। ठीक है, और स्पोकन बाय सीलिया। ठीक है, सीलिया टू रोजालिंड। ठीक है, ये किसने कहा है, आपको पूछ लिया जाएगा। ये कहा है दोस्तों सीलिया के द्वारा। सीलिया ने किसको कहा है, सीलिया टू रोजालिंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, द ओथ ऑफ ए लवर इज नो स्ट्रॉन्गर देन द वर्ड ऑफ ए टेस्टर। ठीक है, टेस्टर किसको बोलते हैं, जो वाइन को क्या करता है, सर्व करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। 15 है दोस्तों, हु कॉल्ड एडमंड स्पेंसर पोएट्स पोएट। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 15 का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करें चार्ल्स लैम्ब की, तो चार्ल्स लैम्ब का दोस्तों जन्म कब हुआ था, 1775 में इनका जन्म हुआ था, और डेथ हुई थी 1834 में। ठीक है, इनके वर्क्स पूछे जाते हैं, जैसे आपका अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये भी दोस्तों वर्क किसका है, चार्ल्स लैम्ब का है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एसेज ऑफ इलिया हो गया। ठीक है, द लास्ट एसेज ऑफ इलिया हो गया। ठीक, ये सारे वर्क्स जो हैं किसके हैं, चार्ल्स लैम्ब के। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इम्यून। आपको दोस्तों विलोम बताना है, किसका, इम्यून का विलोम बताना है। चलिए आंसर कीजिए, फ्री, पावरफुल, वीक, बताइए क्या हो जाएगा, या फिर वनरेबल। इम्यून का मतलब क्या होता है, इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा। ठीक है, प्रतिरक्षा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, फ्री तो होगा नहीं। ठीक है, पावरफुल भी नहीं होगा। ठीक है, वीक भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, वनरेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वनरेबल मीन्स क्या होता है, असुरक्षित, असुरक्षित। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बाकी आप जानती हैं, फ्री मीन्स क्या होता है, मुफ्त, पावरफुल शक्तिशाली, वीक कमजोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्लीक। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, ब्लीक का विलोम बताना है आपको। डल होगा, डार्क होगा, ब्राइट होगा, या फिर नन ऑफ दीज। ब्लीक मीन्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लीक मीन्स होता है दोस्तों बेरंग। ठीक है, क्या होता है, बेरंग। तो क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो राइट आंसर हो जाएगा बेरंग का, क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्राइट मीन्स चमकदार। ठीक है, डल की बात करें तो डल होता है आपका सुस्त या उदासीन कह सकते हैं, और डार्क मीन्स होता है अंधेरा। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वेनरेशन। तो आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में
ठीक है। एंटेनम बताना है, विलोम बताना है किसका, वेनरेशन का। चलिए ऑप्शन देखिए, फियर, रिमोर्स, डिसरिस्पेक्ट या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए। वेनरेशन मीन्स होता है दोस्तों आदर या सम्मान, ठीक है। क्या होता है, आदर या सम्मान कह सकते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा बताइए, अनादर हो जाएगा, ठीक है, तिरस्कार हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, फियर तो होगा नहीं, ठीक है, फियर मीन्स तो डर होता है, ये होगा नहीं, ठीक है। रिमोर्स की बात करें, रिमोर्स होता है ग्लानि या पछतावा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ग्लानि या पछतावा, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट क्या मतलब क्या होता है बताइए, अनादर, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनादर, आदर का अनादर, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है, व्हाट इज द एंटेनिम ऑफ कॉन्कर। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, एंटेनिम बताना है कॉन्कर का, ठीक है। तो क्या होगा बिलोम इसका, डिसएग्री होगा, डिसअपियर होगा या फिर डिसअरेंज होगा या फिर डिसकरेज होगा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। कनकर मीन्स होता है सहमत, सहमत होना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका विलोम बताइए, सहमत का क्या हो जाएगा, असहमत, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, डिसएग्री। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है सिनोनिम, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबीट, ठीक है। आपको जो है पर्यायवाची बताना है किसका, अबीट का। ऑप्शन देखिए, पहला लेसन, बोस्ट, इसेंस या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए। अवेट का मतलब क्या होता है, अवेट का मतलब होता है दोस्तों कम करना। क्या होता है, कम करना। तो क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची, क्या हो जाएगा बताइए 5 का। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा लेसन, ठीक है। लेसन मीन्स भी होता है कम करना, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एब्रीविएशन, ठीक है। एब्रीविएशन का जो है आपको क्या बताना है, पर्याय बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन देखिए, मीडियम फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, ठीक है। क्या होता है, संक्षेप, ठीक है, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। तो इसका क्या हो जाएगा पर्यायवाची, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, संक्षिप्त रूप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों। 7 है, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एब्डिकेट। चलिए आंसर कीजिए। एब्डिकेट का पर्यायवाची बताना है, सिनोनियम बताना है। क्या हो जाएगा बताइए, आंसर कीजिए। हरास, टू रिजाइन, डिस्पर्स या फिर नन ऑफ दीज। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स क्या होता है दोस्तों, गिव अप या कह सकते हैं, फॉर सेक कह सकते हैं, त्यागना जिसको हम कहते हैं, ठीक है, त्यागना, या कह सकते हैं इसको आप गिव अप, ठीक है, गिव अप कह सकते हैं, ठीक है। फॉर गो भी कह सकते हैं इसको, फॉर गो। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, एब्डिकेट का क्या हो जाएगा पर्यायवाची बताइए। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू रिजाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, टू रिजाइन, ठीक है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, टू रिजाइन यानी कि इस्तीफा देना या त्यागना या छोड़ना, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने आंसर करना है दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ डिस्टेंट, ठीक है। डिस्टेंट का आपको क्या बताना है, पर्याय बताना है, सिनोनियम बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा, फार होगा, रिमूव्ड होगा या फिर नन ऑफ दीज। डिस्टेंट, डिस्टेंट एजुकेशन कहते हैं ना। तो डिस्टेंट का क्या होता है मतलब दूरस्थ, दूरस्थ या कह सकते हैं दूरवर्ती। क्या हो जाएगा इसका बताइए, सेपरेट होगा, फार होगा, रिमूव्ड होगा या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा 8 का राइट आंसर, तो फार हो जाएगा, ठीक। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे दोस्तों। 9 है अ बुक रिटन अबाउट ए पर्सन्स ओन लाइफ। चलिए आंसर कीजिए, क्या कहेंगे उसको? डायरी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी या फिर नन ऑफ दीज। अ बुक रिटन अबाउट ए पर्सन्स ओन लाइफ, एक व्यक्ति के स्वयं के जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ बुक रिटन अबाउट ए पर्सन्स ओन लाइफ, यानी कि एक व्यक्ति के स्वयं के जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मकथा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करेंगे अ पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स। ठीक है, आपको बताना है अ पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स, यानी कि जो दोनों हाथों से लिखता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बताइए। तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर? अ पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उभय हस्त बोलते हैं हिंदी में इसको, यानी कि जो दोनों हाथों से लिखता हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स। चलिए आंसर कीजिए। अभी आपने ऑटोबायोग्राफी देखी ऊपर, ठीक है, अ बुक रिटन अबाउट अ पर्सन्स ओन लाइफ, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, इसको बोलते हैं हम बायोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बायोग्राफी जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवनी बोलते हैं। ठीक है, जीवनी। यहाँ पर याद रखेंगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक, लिखी गई किसी के जीवन पर जो कहानी है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, पूछे जाते हैं। और बुक रिटन अबाउट अ पर्सन्स ओन लाइफ, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, इसको बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। ठीक है, आपको बताना है एक ऐसा पर्सन जो सुख और दुख में, यानी कि सुख और दुख से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, यानी कि दुख और सुख में जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं, सैडिस्ट बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोइक। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसे सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं स्टोइक। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 से दोस्तों आपको जो है यहाँ पर 16 तक जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, चलिए 13 में पहले बताइए करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? सैटेलाइट की स्पेलिंग बतानी है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सैटेलाइट की जो है करेक्ट स्पेलिंग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सैटेलाइट की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी आपका SATELLITE। ठीक है, सैटेलाइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपको बताना है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर आपको डीपो की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग डीपो कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 14 का आंसर करिए। हम पढ़ते इसको डीपो हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं इसको, ये आपको बताना है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का दोस्तों डीपो। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम डीपो पढ़ते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं? आपका डीपो। ठीक है, ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 14 का। चलिए अगला देखिए 15 में भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, किसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है? अवेलेबल की। चलिए अवेलेबल का जो है करेक्ट स्पेलिंग बताइए। ठीक है, अवेलेबल यानी कि उपलब्ध, क्या होती है अवेलेबल की करेक्ट स्पेलिंग? तो 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? अवेलेबल। ठीक है, उपलब्ध। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 15 का। ठीक है, चलिए 16 नंबर में देखिए। 16 नंबर में आपको फिर करेक्ट स्पेलिंग बतानी है किसकी? गारंटी। ठीक है, गारंटी कैसे लिखते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है।
चलिए आंसर कीजिए, कौन सा हो जाएगा इसमें, ए बी सी, बताइए कैसे लिखते हैं गारंटी, GUARANTEE, ठीक है। कहाँ पर दिख रहा है आपको, बताइए, सिस्टीन का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। गारंटी का जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताना है, वी सॉ अ वुडन ब्रिज इन द फॉरेस्ट। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमने जंगल में लकड़ी का एक पुल देखा, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरलाइन जो है किस में है आपका, वुडन में है। तो वुडन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्ब होगा, नाउन होगा, एडवर्ब होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वी सॉ अ वुडन ब्रिज इन द फॉरेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वुडन क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वुडन क्या होगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको अदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर 100 की बात करें तो 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगी, ठीक है। वी की बात करें तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रोनाउन सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वुडन मैंने बता दिया आपको। ए जो है यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा। ब्रिज की बात करें, ब्रिज आपका जो है नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों आपको बताना है, द डॉग स्टार्टेड टू बार्क लाउडली। चलिए यहाँ पर स्टार्टेड में बताना है आपने कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। द डॉग स्टार्टेड टू बार्क लाउडली, यानी कि कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। तो यहाँ पर स्टार्टेड में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्टेड में हो जाएगा वर्ब, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लाउडली में पूछ लिया जाए तो लाउडली में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, इसमें एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। बाग की बात करें तो बाग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर दी जो है ये आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। डॉग जो है ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। चलिए, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। सॉरी, यहाँ पर आपको सिमिली, मेटाफर या फिर पैराडॉक्स क्या होगा इसमें बताना है। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, फिगर ऑफ स्पीच। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, दयालु होने के लिए ही मुझे क्रूर होना पड़ता है। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, क्या हो जाएगा बताइए, दयालु होने के लिए मुझे क्रूर होना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैराडॉक्स हो जाएगा, ठीक है, विरोधाभास, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए, लेस इज मोर, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, पैराडॉक्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए 20 नंबर, यहाँ पर भी आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर देखिए, मैट वर्ड, मैट किंग्स, मैट कंपोजिशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनाफोरा, रिपीटिशन, हाइपरबली या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, देखिए मैट मैट मैट। तो आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स जहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका एनाफोरा होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शब्दों की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, इनकी पंक्तियों की शुरुआत में एक ही शब्द या शब्दों के समूह का बार बार जो है दोहराया जाना क्या कहलाता है, एनाफोरा कहलाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगली नेक्स्ट क्लास में हम फिर जो है दोस्तों ग्रामर से जो है आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है लाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।